हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो मैं प्रेम कुमार, योर टीचर ऑफ इंग्लिश, जो पाठक क्लासेस के अंतर्गत बैंकिंग, एसएससी, एमबीए में पूछे जाने वाले इंग्लिश का क्लास लेता हूं। चलिए आज हम लोग सब कोई मिलकर के पढ़ेंगे सेंटेंस। सवाल ये उठता है कि सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का और हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, तो सेंटेंस पढ़ाने का मेरा उद्देश्य इसलिए है, मैं आप लोग को जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूं और इसी जीरो लेवल से हम लोग क्या करेंगे, हीरो लेवल तक के सफर को तय करेंगे, है ना। चलिए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं सेंटेंस, देखते हैं ये सेंटेंस है क्या। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और हम लोग सब कोई मिलकर के इस इंग्लिश को इजी बनाएंगे, है ना। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जब हम लोग बातें करते हैं सेंटेंस के बारे में, तो याद रखिएगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बोलिए क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का समूह। शब्दों का समूह बोले तो देखिए क्या है। सबसे पहला बात याद रखिएगा, जब हमारे सामने कई सारे वर्ड्स आते हैं, और जब हम लोग कई सारे वर्ड्स को एक साथ रखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबको ये बोर्ड को देखिएगा और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे सामने कई सारे वर्ड्स आते हैं तो याद रखिएगा, जब हम लोग कई सारे वर्ड्स को एक साथ रखते हैं तो ये हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है। चलो एक बार हम फिर से चीजों को रिपीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे सामने कई सारे वर्ड्स आते हैं और जब हम लोग वर्ड्स को एक साथ रखते हैं तो ये हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं इसमें, थोड़ा जानेंगे हम लोग। देखिए लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आगे लिखा हुआ है कि दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये जो कंप्लीट सेंस लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग मीनिंग भी बोल सकते हैं। ये सेंस की जगह पे बोलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीनिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा, इससे एक मीनिंग हमारा निकलना चाहिए कंप्लीट, है ना। जब तक भी कंप्लीट मीनिंग निकलेगा तब तक हम लोग इसको सेंटेंस नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ हम लोग कई सारे वर्ड्स को एक साथ रख दिए तो हमारा ये सेंटेंस तैयार हो गया। कई सारे वर्ड्स को एक साथ रखने के बाद अगर इससे एक मीनिंग निकलेगा तो ही हम लोग इसको सेंटेंस बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबको ही बोर्ड को देखिएगा, चीजों को समझिएगा। मैं अगर आपके सामने लिखता हूं कि सी इज कॉलिंग मी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज कॉलिंग मी। अब यहां पर हम लोग चलिए देखते हैं, चीजों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सी इज कॉलिंग मी, ये सी भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, कॉलिंग भी एक वर्ड है और मी भी एक वर्ड है। तो यहां पर हमारे सामने कई सारे वर्ड है ना। तो जब हम लोग यहां पर वर्ड्स को एक साथ रखें और एक साथ रखने के बाद, मैंने वर्ड्स को एक साथ रखा और एक साथ रखने के बाद मैंने देखा कि इससे एक मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा कि सी इज कॉलिंग मी, तो सी इज कॉलिंग मी का मतलब होता है कि वह मुझे बुला रही है, यानी कि इससे एक मीनिंग निकला। जब ये मीनिंग निकला तो ये हमारा एक सेंटेंस कहलाया। बात बोलिए, पहले मेरा समझ में आया? मेरा एक बात और याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा, चीजों को समझिएगा। सबसे पहला बात कि जब हम लोग बातें करते हैं इस सेंटेंस के बारे में, तो माइंड पे एक बात को आप सबसे पहले सेट रखिएगा कि सेंटेंस दो चीजों से मिलकर के बनती है। बोलिए सेंटेंस कितने चीजों से मिलकर के बनती है? दो चीजों से। देखते हैं ये दो चीज है कौन कौन सा। चलिए बोर्ड को देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ये दो चीज में जो पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। दो चीजों में जो पहला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। आप इसको डूअर भी बोल सकते हैं, है ना, हम लोग इसको डूअर भी बोलते हैं। चलिए फिर से बोलेंगे, सेंटेंस मात्र दो चीजों से मिलकर बनती है। पहला बोलिए हमारे सामने कौन आया? सब्जेक्ट आया। चलिए बातें करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को सब देखिएगा। और दूसरा जो हमारे सामने है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। चलो फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। When we talk about sentence, जब बातें हम लोग करते हैं सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस याद रखिएगा दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा बोलिए क्या होता है? प्रेडिकेट। जब हम लोग सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को बीच में प्लस करते हैं, मैं अभी बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, पहले बात को पहले समझिए। जब सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को हम लोग प्लस करते हैं तो याद रखिएगा ये हमारा अपने आप एक सेंटेंस तैयार होता है। बोलिए क्या तैयार होता है?
सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में मात्र दो चीजें हैं, एक सब्जेक्ट है और दूसरा बोलिए क्या है, प्रेडिकेट है। वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलके हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक नहीं आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तब तक आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता चल पाएगा हमारे सेंटेंस का। बोले क्लियर है कि नहीं है? चलिए थोड़ा ध्यान देंगे, बोर्ड को सब कोई देखेंगे। दूसरा बात मेरी याद रखिएगा, बाबू सब कोई बोर्ड को देखेंगे, समझेंगे, है ना, अच्छे से। मैंने यहां पर लिखा सब्जेक्ट, बोलिए मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट। दिमाग में एक बात को सबसे पहले आप सेट कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट अपने आप में 3 टाइप्स के होते हैं। जी हां, सब्जेक्ट बोलिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। चलिए मैंने इस तरह का एक लाइन दिया, यहां से हम लोग चलिए निकालते हैं सब्जेक्ट को। एक जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलिए क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, सुने हैं ना। चलिए एक होता है बाबू फर्स्ट पर्सन, और दूसरा आप लोगों को पता है कौन है, सेकंड पर्सन है। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है बोलिए कौन, थर्ड पर्सन, है ना। चलो फिर से बात करेंगे, क्लियर करेंगे। बाबू बोलिए तो सब्जेक्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होते हैं सेकंड पर्सन, और थर्ड हमारा होते हैं थर्ड पर्सन। चलिए कुछ कुछ बातें करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, ये पर्सन्स के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे तो याद रखिएगा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है इसका एक सिंगुलर होता है। बोलिए क्या होता है, सिंगुलर, और एक होता है प्लूरल। याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हम लोग बोलते हैं किसको, आई को। फिर से बोलेंगे, बोलिए तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कौन होता है, आई होता है। दूसरा बात याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हमारा कहलाता है वी, है ना। चलिए फिर से क्लियर करेंगे पॉइंट को। बोलिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कौन है, आई, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल बोलिए कौन होता है, वी हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा माइंड पे सेट कर लीजिएगा कि जब हम लोग बातें करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में, तो याद रखिएगा कि सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो हमारा यू ही होता है, मतलब यू होता है। और एक बात याद रखिएगा कि सेकंड पर्सन का जो प्लूरल है वो भी हमारा यू ही होता है। बोलो क्लियर है? चलो फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोलिए सेकंड पर्सन का सिंगुलर कौन, यू, और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी कौन, यू। बोलेंगे सर सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, आप लोग को पता ही है, क्योंकि तुम के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं तो तुम का इंग्लिश तो यू होता है, और तुम लोग का भी तो इंग्लिश यू होता है। यानी कि तुम मतलब एक, इसके लिए भी यू, तुम लोग मतलब बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है ना तुम लोग में, तो इसका भी इंग्लिश यू होता है। आपका भी इंग्लिश यू होता है, तो आप लोग का भी इंग्लिश यू होता है। इसलिए यू अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट भी है, जिसके चलते सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी बोलिए कौन आते हैं, यू आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बातें करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, चलिए ध्यान दीजिएगा। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो देखिए कौन कौन सा है। एक होता है ही, और एक होता है सी, एक होता है इट। चलिए फिर से बोलेंगे, ही होता है, सी होता है, इट होता है। एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन। बोलिए क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन। चलो फिर से क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम लोग ये थर्ड पर्सन के, अगर हम प्लूरल के बारे में बातें करेंगे तो थर्ड पर्सन के प्लूरल में एक है बाबू दे, और दूसरा हमारा होता है प्लूरल नाउन। याद रखिएगा जितने भी हमारे सामने नाउन आते हैं, जितने भी हमारे सामने नाउन होते हैं, सारे नाउन हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। चलिए फिर से हम बातों को रिपीट करेंगे। हमारे सामने जितने भी नाउन होते हैं, नाउन का मतलब नाम होता है ना। चलिए फिर से क्लियर करेंगे, जितने भी हमारे सामने नाउन होते हैं, सारे नाउन को हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। और जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं ना, सारे सिंगुलर नाउन को हम लोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। और जितने भी हमारा प्लूरल नाउन होते हैं, सारे प्लूरल नाउन को हम लोग थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। बात बोलिए समझ में आया आप लोगों को? चलिए फिर से बातों को रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आपके सामने बात अभी कर रहा हूं, बोलो किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। फिर मैंने आपको बोला कि एक सेंटेंस मात्र 2 चीजों से मिलकर बनती है। एक पहला हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा बोलिए हमारा क्या है, प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को हम लोग प्लस करेंगे तो बोलिए क्या रेडी होगा, हमारा एक सेंटेंस तैयार होगा। दूसरा बात याद रखिएगा कि सब्जेक्ट अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बाकी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग बातें करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, जब हम लोग बातें करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, तो ये प्रेडिकेट क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे सामने ऊपर में एक सेंटेंस मैंने लिख के रखा था, सी इज कॉलिंग मी। एक एग्जाम्पल था हमारे सामने, सी इज कॉलिंग मी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
ये जो सी इज कॉलिंग मी लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, अगर हम ये सी के बारे में बातें करें तो बोलिए तो सी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट कैसे है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर सी है ना, सी अपने आप में कौन पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन आया कहां से, सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो तीन प्रकार के होते हैं जिसमें से एक थर्ड पर्सन भी है। तो बोलिए सी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और अगर हम इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, अगर हम इस सब्जेक्ट को छोड़ दें तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद हमारे सामने जितने भी वर्ड्स बच गए, ये सब सारे वर्ड्स हमारा बोलिए क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। चलो फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को छोड़ दें तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद हमारे सामने जितने भी वर्ड्स बच जाते हैं, सारे वर्ड्स को बोलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेडिकेट बोलिए हम लोग किसको कहेंगे, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी वर्ड्स बचेंगे सबको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। लेकिन दूसरा एक और बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसी प्रेडिकेट को एक ग्रुप में रखें, अगर इसी प्रेडिकेट को अगर हम एक ग्रुप में रखते हैं तो ग्रुप में जब हम लोग रखेंगे तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद जैसे हमारे सामने यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। बोलो क्या बोलते हैं, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद जो हमारे सामने वर्ड यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। हो सकता है ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और भी आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ब के बाद डायरेक्ट बोलिए कौन आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। चलिए इसके बारे में हम लोग अभी बात विचार करेंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से चीजों को रिपीट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला कि प्रेडिकेट में बोलिए कौन आ जाएंगे हमारे सामने, वर्ब, और वर्ब के बाद बोलिए कौन आएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बोलिए कौन आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे ही बोलिए कौन आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ठीक है, वैसे एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर हम बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे, थोड़ा सा बोर्ड को देखेंगे, है ना। अगर हम मान लीजिए आपके सामने बोलते हैं कि यू आर, बोलिए क्या बोलेंगे, यू आर अ बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू आर अ बॉय। थोड़ा सा धीरे धीरे सेंटेंस को अगर हम लोग तोड़ के देखेंगे तो एक बात को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। यू के बारे में बातें करेंगे तो बोलिए यू सब्जेक्ट है। अब आर के बारे में बातें करेंगे तो आर अपने आप में एक वर्ब है ना। लेकिन अगर हम तोड़ते हैं यहां पर, बोलिए तो अ के बारे में बातें करेंगे तो अ तो आर्टिकल है, और बॉय के बारे में बात करेंगे तो बोलिए बॉय फिर से हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में एक बात को एकदम फिट कीजिए कि बाबू अगर हम सब्जेक्ट को छोड़ दें तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद हमारे सामने कुछ भी बच जाएंगे, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे हमारा आर्टिकल हो, चाहे प्रेपोजिशन हो, कुछ भी बच जाएगा। सारे वर्ड्स को हम लोग प्रेडिकेट ही कहते हैं। लेकिन इसी प्रेडिकेट को मैंने क्या किया, ग्रुप में रख दिया। मैंने एक वर्ब लिखा, उसके बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट। बोली बात पहले मेरा समझ में आ रहा है? इसको चलिए यहां तक आप नोट कीजिए, मैं फिर से इसके बारे में समझाता हूं आपको, है ना। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम लोग बातें करते हैं सब्जेक्ट के बारे में तो बोलिए तो सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड हमारा क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। अब देखिए ये सब सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला कि बाकी जो भी बच जाते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। तो प्रेडिकेट में जैसे हमारे सामने आते हैं वर्ब, है ना। चलिए इस वर्ब के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा। सबको ही बोर्ड को देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। हमारे जो बाबू ये क्लास है ना, वो बिल्कुल ही बेसिक सा क्लास है। हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं, है ना। फिर हम लोग आगे धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिखा वर्ब। अब सबसे पहला बात, जब वर्ब के बारे में हम लोग बातें करेंगे बाबू, तो एक बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि वर्ब की जगह पे हमारे सामने आते हैं, मतलब वर्ब में एक हमारा पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। बोलिए क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। चलिए फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा। वर्ब में एक हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक और वर्ब आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक और वर्ब है जिसे हम लोग बोलिए क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। चलिए फिर से बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं अभी बातें कर रहा हूं वर्ब के बारे में, तो जब हम लोग बात वर्ब के बारे में करें तो याद रखिएगा एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा बोलिए हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है ना।
ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये फिक्स है, लेकिन मेन वर्ब हमारा फिक्स नहीं है। मतलब मेन वर्ब को भी हम लोग एक ग्रुप में लेके चलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अगर हम यहां पर बातें करते हैं वर्ब 1 के बारे में, बोलिए किसके बारे में? वर्ब 1 के बारे में, वर्ब 2 के बारे में, वर्ब 3 के बारे में, वर्ब 4 के बारे में, और बोलिए किसके बारे में? वर्ब 5 के बारे में। तो जब हम लोग बातें करते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, तो ये सब हमारा मेन वर्ब कहलाता है। यानी कि याद रखिएगा, ये सब जितने भी वर्ब है ना, ये सब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को। यानी कि ये सब सारे वर्ब हमारा एक्शन को बताते हैं। एक्शन का मतलब होता है कोई कामों को बताते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी एक्शन यानी कि काम बताने वाले वर्ब होते हैं, ये सब सारे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। बोलिए क्लियर है यहां पर? अब यहां पर मेरा एक और बात समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, तो यहां पर थोड़ा सा चीजों को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब बातें होती हैं बाबू ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, तो एक बात सबसे पहले दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। बोलिए कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। मैं फिर से बता दूं कि ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग उसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग उसे कहते हैं जो मेन वर्ब का हेल्प करता है। जो मेन वर्ब का हेल्प करे उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। इसलिए मैंने यहां पर मेन वर्ब आपके सामने लिख दिया है ना। फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब को बाबू दो भागों में बांटा गया है। एक पहला जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। बोले क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। और दूसरा जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। उसे हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। चलो फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में रखा। एक साइड मैंने लिखा प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरे साइड में बोलिए मैंने क्या लिखा? मॉडल वर्ब। चलिए हम लोग बातें करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब कोई बोर्ड को देखिए, चीजों को धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ पॉइंट, वो कमेंट में श्योर लिख के सेंड कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको इसके जितने भी आपके सवाल होंगे, ये सारे सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोर्ड को सबको देखेंगे, क्लियर करेंगे। मैंने आपके सामने लिखा बाबू प्राइमरी ऑक्सिलरी। दिमाग में सबसे पहले एक बात को सेट कर लीजिएगा कि बाबू प्राइमरी ऑक्सिलरी अपने आप में तीन होते हैं। बोलिए कितने होते हैं? तीन। पहले बात को क्लियर कीजिएगा। हमको पता है कि माइंड पे कई सारे सवाल आप लोग का आता होगा, लेकिन इसको मैं आपको सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले जो मैं लिख रहा हूं, इसको पहले आप लोग ध्यान से समझिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैंने लिखा यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी। याद रखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी में एक हमारा वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं टू बी। बोलिए क्या बोलते हैं? टू बी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में एक वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं टू बी। दूसरा हमारा वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टू हैव, है ना। और तीसरा एक वर्ड और है जिसे हम लोग बोलते हैं टू डू। चलो फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन होते हैं, टू बी, टू हैव, और एक बोलिए क्या होता है? टू डू। अगर हम लोग बातें करें बी के बारे में, अगर हम लोग बातें करते हैं बी के बारे में, तो याद रखिएगा कि बी के अंदर में, याद रखना है कि बी के अंदर में 5 वर्ड छुपे हुए हैं। वो है एक इज, दूसरा होता है एम, उसके बाद होता है आर, फिर हम लोग लिखते हैं वर्स, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर। ये मॉडल वर्ब को मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं यहां पर, है ना। मैं इसको यहां लिख देता हूं, मॉडल वर्ब, है ना। चलिए फिर से बोर्ड को देखेंगे। मैंने बोला कि बी के अंदर में 5 हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। याद रखिएगा, ये जो WAS लिखा हुआ है, इसको हम लोग वाज नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग वॉज। बोलिए क्या पढ़ेंगे? वॉज। और WERE जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे वर। बोलिए क्या पढ़ेंगे? वर। वेयर नहीं पढ़ेंगे, वेयर हम लोग पढ़ते हैं WHERE। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर लिख दूं WHERE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर, है ना। और WERE को हम लोग पढ़ते हैं वर। याद रखिएगा। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस में ये दोनों साथ में आ जाएगा ना, तो फिर हड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि आप लोग इसको भी वेयर पढ़ते हैं और इसको भी वेयर पढ़ते हैं। तो हड़बड़ा कैसे जाइएगा? जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि वेयर वर यू गोइंग,
अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़िए। अब बताइए WHERE है तो इसको हम लोग वेयर पढ़ेंगे, और WERE है तो इसको हम लोग वर पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस सेंटेंस को? वेयर वर यू गोइंग, है ना। पहले आप लोग इसको भी वेयर पढ़ते थे, इसको भी वेयर पढ़ते थे, तो क्या बोलिएगा? वेयर यू गोइंग। ये तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। चलिए ध्यान देंगे, जब बातें हम लोग करते हैं हैव के बारे में, तो हैव के अंदर में 3 वर्ड हैं। एक खुद हमारा हैव छुपा हुआ रहता है, एक हमारा हैज है, और तीसरा हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हैड। ठीक है यहां तक। लेकिन अगर हम बातें करते हैं डू के बारे में, तो याद रखिएगा कि डू के अंदर में 3 वर्ड हैं। एक खुद हमारा डू छुपा हुआ है, और एक हमारा डज है, और तीसरा हमारा हो जाता है, बोलिए कौन? डीड। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर से बातों को क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला प्राइमरी ऑक्सिलरी अपने आप में 3 होते हैं, बी हैव डू। बी के अंदर में 5 है, इज एम आर वॉज वर। हैव के अंदर में 3 है, हैव हैज हैड। और डू के अंदर में भी 3 है, डू डज डिड। अगर हम लोग सबको काउंट करें ना, तो याद रखिएगा सबको काउंट करने से टोटल बोलिए हमारा कितना हो जाएगा? 11। यानी कि याद रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी टोटल हमारा कितना होता है? 11। लेकिन ये 11 आया कहां से? 3 से आया। तो 3 से कन्वर्ट होके ये अपने आप टोटल तैयार हो जाते हैं, कितना? 11 तैयार हो जाते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमको दिखा, बोलिए सबसे पहले कितना? टोटल कितना दिखा? 11 दिखा। बोलो क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग बातें करते हैं मॉडल वर्ब के बारे में। बातें करते हैं मॉडल वर्ब के बारे में, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात को सेट कर लीजिएगा कि मॉडल वर्ब टोटल होते हैं 13। फिर से मैं बात कर दूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलिए था कितना? 3 था, लेकिन 3 से कन्वर्ट होकर टोटल कितना बना? 11 बना। लेकिन अगर हम लोग बातें करते हैं मॉडल वर्ब के बारे में, तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। बोर्ड को देखेंगे, चीजों को समझने का कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोर्ड को देखिए, सब क्लियर करेंगे। एक होता है हमारे सामने जिसे हम लोग बोलते हैं कैन। बोलिए क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। कैन के बाद एक और हमारा मॉडल वर्ब है जिसको बोलते हैं कुड। फिर हमारे सामने आते हैं मे। ठीक है, मे के बाद मैंने लिखा माइट। माइट के बाद मैंने लिखा सेल, फिर मैंने लिख दिया विल। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा शुड, फिर मैंने लिखा वुड, फिर मैंने लिखा मस्ट। मस्ट के बाद मैंने लिखा वुड, लिख दिया है ना। मस्ट के बाद मैंने लिखा नीड। नीड के बाद मैंने लिखा डेयर। डेयर के बाद मैंने लिखा यूज्ड, और यूज्ड के बाद मैंने लिखा ऑट। चलिए एक बार सबको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 बोलिए हमारा क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। तो मैं अगर आपसे बातें करूं, बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमको पता है माइंड पे सवाल आता होगा कि सर हम लोग यूज्ड टू देखें, ऑट टू देखें, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, मैंने बोला था ना कि मेन वर्ब 5 होते हैं। मेन वर्ब टोटल कितने हैं? 5। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो इसमें से एक बात को सबसे पहले क्लियर कीजिएगा। ये जो कैन, कुड, में माइट, सेल, विल, शुड, ऑट, मस्ट, नीड और डियर है ना, याद रखिएगा ये अपने बाद हमेशा वर्ब 1 लेते हैं। बोलिए क्या लेते हैं? वर्ब 1। ये अपने बाद हमेशा वर्ब 1 लेते हैं। लेकिन ये जो हमारे सामने 2 मॉडल वर्ब होते हैं ना, एक यूज्ड होता है और एक क्या होता है? ऑट। ये अपने बाद हमेशा 2 प्लस वर्ब 1 लेते हैं। यहां वाला 2 देखे होंगे आप लोग, है ना। यानी कि यूज्ड टू गो, ऑट टू गो, इस टाइप से होता है। ठीक है, चलिए। लेकिन इसके साथ हम लोग 2 नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं आई कैन गो। आई कैन टू गो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां पर यूज करें तो हमको बोलना पड़ेगा आई यूज्ड टू गो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बातों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला कि मॉडल वर्ब टोटल बोलिए कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 11 हमारा प्राइमरी था और मॉडल हमारा 13 था। अगर मैं दोनों को काउंट करूं तो टोटल बोलिए हमारा कितना होगा? 24। तो माइंड पे एक बात को आप सेट कर लीजिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब टोटल बोलिए हमारा कितना होता है? 24 होते हैं। बोलो क्लियर है? चलो फिर से बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए टोटल हमारा कितना होता है? 24 होते हैं, जो आपके सामने है। क्लियर है यहां तक? चलिए मैं फिर से बोल दूं, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग उसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग उसे कहते हैं जो मेन वर्ब का हेल्प करता है। और याद रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। एक मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात एकदम क्लियर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर जो बाबू प्राइमरी ऑक्सिलरी लिखा है, मैंने यहां पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी लिखा है, ये अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है, ये तो पता है। लेकिन याद रखिएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ये तो गजब हो गया। प्राइमरी ऑक्सिलरी कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करेगा। अब ये मेन वर्ब का काम हमारा कब करेगा? चलिए इसके बारे में जानते हैं। बोर्ड को देखिएगा, थोड़ा सा जगह है उसी में मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, बाबू ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए, चीजों को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा कि सी हैज, मैं क्या लिखूंगा? सी हैज
गॉन देयर। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा सी हैज गॉन देयर, है ना। इस सेंटेंस को सबसे पहले आप गौर से देखेंगे और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, सी के बारे में बातें करेंगे तो सी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अच्छा गॉन के बारे में बातें करेंगे तो बोलिए गॉन तो वर्ब 3 है, क्योंकि गो होता है वर्ब 1, वेंट होता है वर्ब 2 और गॉन होता है वर्ब 3। तो बोलिए तो वर्ब 3 यानी कि बोलिए ये गॉन, तो बोलिए ये क्या हुआ, वर्ब 3 है ना। तो ये वर्ब 3 है, तो बोलिए वर्ब 3 कहां पर आते हैं, मेन वर्ब में, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। चलिए हम लोग इसको लिख भी देते हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब के पहले बोलो कौन आता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलिए यहां पर हैज आया हुआ है ना, चलिए इधर देख लेते हैं, हैज है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जो ऑक्सिलरी वर्ब से ही आया है, तो ये हमारा ऑक्सिलरी बोलिए वर्ब कल आया, बोलो कल आया ना। तो ये हमारा मेन वर्ब के पहले बोलिए कौन आया, ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान दीजिएगा, तो इस सेंटेंस में गॉन हमारा मेन वर्ब है और हैज हमारा बोलिए क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन एक बात को थोड़ा सा गौर करेंगे और थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस टाइप से लिखूं कि सी हैज अ कार, मैंने लिखा सी हैज अ कार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात को क्लियर कीजिएगा। अच्छा बताइए, ऊपर में हैज हमारा क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब था, और ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आया, मेन वर्ब आया। अच्छा बताइए, हैज अपने आप में, चलिए अभी हम लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी लेके चलते हैं, थोड़ा सुनिएगा बात को, है ना। अच्छा हैज को अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब मानते हैं तो इसके बाद बोलिए क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। बोलिए तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बोलिए यहां पर कोई मेन वर्ब है, यानी कि आपको वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 कुछ दिखा नहीं दिखा, तो याद रखिएगा बाबू कि ये हैज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करके ये खुद यहां पर बोलिए क्या काम करने लगेगा, मेन वर्ब का काम करने लगेगा। बोलिए बात मेरा समझ में आया। यानी कि एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है, लेकिन मेन वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आए चाहे नहीं आए, उससे मेन वर्ब को कोई दिक्कत होता नहीं है। बोलिए बात मेरा क्लियर आया। तो सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना जरूरी है, ऑक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी होता नहीं है। जैसे यहां पर सिर्फ मेन वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ये दोनों सेंटेंस को मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हैज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है और गॉन यहां पर मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर इसी ऑक्सिलरी वर्ब को सिर्फ मैं अगर यहां पर लिख दूं और इसके बाद अगर मैं कोई भी एक मेन वर्ब ना लिखूं, तो ये हैज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करके मेन वर्ब का काम करेगा। बोलिए बात मेरा समझ में आया, क्लियर है यहां तक। चलिए यहां पर सबसे पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं कुछ आगे आपको बताता हूं। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो इज़-एम-आर वॉज-वर होता है ना, ये इज़-एम-आर वॉज-वर है। याद रखिएगा कि इसके बाद इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद हम लोग यूज करते हैं किसका, वर्ब 4 का, और एक वर्ब 3 का भी यूज किया जाता है ना। तो इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद वर्ब 4 का यूज हम लोग तब करते हैं जब ये कंटिन्यूअस का सेंस देता है, कंटिन्यूअस का, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम जारी होता है, ठीक है। लेकिन इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद हम लोग वर्ब 3 का यूज तब करते हैं जब सेंस हमारा पैसिव का देता है। आप लोग सुने होंगे एक्टिव पैसिव, सुने हैं ना। तो यही जो एक्टिव के बाद जैसे हम लोग नहीं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, यानी कि वॉइस एक चैप्टर होता है जिसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पैसिव जो है ना, ये पैसिव के लिए इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद बोलिए किसका यूज होता है, वर्ब 3 का। तो कंटिन्यूअस में इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद वर्ब 4 और पैसिव में इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद वर्ब 3 का यूज होता है। हैव हैड के बाद, हैव हैड के बाद हम लोग यूज करते हैं बोलिए किसका, वर्ब के थर्ड फॉर्म को, यानी कि वर्ब 3 को, और डू डज डिड के बाद हम लोग यूज करते हैं बोलिए किसको, वर्ब 1 को यूज करते हैं। बोलिए क्लियर है। फिर से मैं बोल दूं कि ये जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब टोटल हम लोग, ये मॉडल वर्ब जो आपको नजर आया, टोटल मॉडल वर्ब हमारा 13 होता है। लेकिन ये 13 मॉडल वर्ब में ये जो 11 मॉडल वर्ब होते हैं ये अपने बाद वर्ब 1 लेते हैं, लेकिन ये 2 मॉडल वर्ब अपने बाद 2 प्लस वर्ब 1 लेते हैं। आपके माइंड पे एक सवाल आता होगा कि सर नीड और डेयर के साथ हम लोग कभी कभी टू भी लगा हुआ देखते हैं, आई नीड टू गो। जी हाँ बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब नीड और डेयर के बाद जब टू लग जाता है ना, जब नीड और डेयर के बाद टू लग जाता है और टू के बाद जब वर्ब 1 आ जाता है, तो उस समय नीड और डेयर अपने आप में मॉडल वर्ब का काम नहीं करता है, उस समय नीड और डेयर अपने आप में मेन वर्ब बन जाता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए और चीजों को समझिए। तो नोट कर लिए आप लोग। तो हम लोगों ने अभी देखा सब्जेक्ट के बारे में, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, है ना। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वर्ब के भी बारे में जाना। अब चलिए हमारा बारी है ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। चलिए हम लोग समझते हैं ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। एक बात को माइंड पे आप सेट कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता है कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। हम लोग को ऑब्जेक्ट पहचानना होता है ना।
क्या होता है इससे क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आगे चल के हम लोग मान लीजिए नाउन पढ़ते हैं, तो एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि नाउन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, नाउन को पहचानने आना चाहिए। तो उसी तरह एक बात अगर हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में, चीज़ों को देखते हैं। एक सेंटेंस सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम इज अ बॉय, मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज अ बॉय। चलिए इसके नीचे में मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं लिखूंगा, चलिए राम इज बीटिंग अ बॉय। मैंने यहां पर दो सेंटेंस लिखा। मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज अ बॉय और दूसरा मैंने लिखा राम इज बीटिंग अ बॉय। चलिए ये दोनों सेंटेंस के बारे में थोड़ा क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा। सबसे पहला बात, अगर हम बातें करते हैं राम के बारे में, तो बोलिए राम अपने आप में सब्जेक्ट है ना। राम अपने आप में सब्जेक्ट है, फर्स्ट में आया हुआ है। तो उसी टाइप से अगर हम यहां पर भी राम के बारे में बातें करें तो नीचे में भी राम अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है ना। अब देखिए ये सब्जेक्ट के बाद आया इज। अच्छा, मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि टोटल हमारे सामने 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल होते हैं 24। अच्छा बताइए 24 में से एक इज भी तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया कि इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का काम तब करेगा जब उसके बाद कोई एक मेन वर्ब रहेगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब खुद ही मेन वर्ब का काम करना स्टार्ट कर देता है। बोले क्लियर है ना। लेकिन सारा ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। ये जो हमारे सामने प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं ये सिर्फ मेन वर्ब का काम करते हैं। तो इस तो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन ये प्राइमरी ऑक्सिलरी तो ऑक्सिलरी वर्ब ही हुआ ना। लेकिन इसके बाद हमारा कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये खुद यहां पर बोलिए क्या काम करेगा, मेन वर्ब का। बोलिए क्लियर है। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है बीटिंग। अगर हम बीटिंग के बारे में बातें करेंगे तो बीटिंग का मतलब क्या होता है, बीटिंग बना हुआ है बीट से, और बीट का मतलब होता है पीटना। तो पीटने का एक्शन हो रहा है, पीटने का काम हो रहा है। जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं, जो काम होने या करने वाले वर्ड्स होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। बोलिए बोलते हैं ना। और मेन वर्ब के पहले जो वर्ब आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां पर इज ने काम किया मेन वर्ब का, यहां पर इज ने काम किया ऑक्सिलरी वर्ब का। ये ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो ये खुद मेन वर्ब बन जाएगा। बोलिए क्लियर है यहां तक। अब यहां पर अ बॉय है और यहां पर भी अ बॉय है। इसी का तो हम लोग को पहचानना है कि ऊपर में अ बॉय क्या है और नीचे में भी अ बॉय क्या है। अगर आप इस ऊपर वाले सेंटेंस को देखें राम इज अ बॉय, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर बॉय अपने आप में एक नाउन है। बॉय अपने आप में क्या है, नाउन है। अच्छा एक बात को समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा। देखिए क्या होता है ना, एक बात को समझिए क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई एक सब्जेक्ट आता है तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग या तो नाउन का यूज करते हैं या तो यूज होता है प्रोनाउन का, है ना। उसी तरह अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट भी आता है तो ऑब्जेक्ट के भी स्थान पे या तो नाउन आता है या तो बोलिए क्या आता है, प्रोनाउन। बोलिए क्लियर है। तो यहां पर बताइए राम इज अ बॉय आया, तो राम किसी लड़का का नाम है, तो ये नाम को देख करके हमें लगा कि चलिए राम अपने आप में नाउन है, तो चलिए ये सब्जेक्ट तो हुआ। बॉय भी तो अपने आप में एक नाउन है, तो बॉय भी अगर अपने आप में नाउन है और अगर ये लास्ट में आया है तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ नाउन जो है ना, सिर्फ नाउन कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी नहीं, नाउन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट का भी काम करने लगता है। ये नहीं कि नाउन है तो चलो हम लोग ऑब्जेक्ट मान लिए, कभी कभी यही नाउन बोलो क्या काम करने लगता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करने लगता है। अब जैसे देखिए यहां पर भी बॉय अपने आप में एक नाउन है और यहां पर भी नीचे में बोलिए बॉय अपने आप में क्या है, नाउन है। लेकिन ऊपर वाला नाउन ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है इसको जानना पड़ेगा, और नीचे वाला भी नाउन हमारा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन है तो ये नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर बोलिए क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। बोलिए बात पहले क्लियर हुआ। थोड़ा ध्यान देंगे, बोर्ड को देखेंगे, चीजों को समझिए। अच्छा एक बात बता रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा अगर हम एक सेंटेंस मैंने लिखा राम इज अ बॉय, तो यहां पर थोड़ा सा एक बात को क्लियर करेंगे। बाबू बोर्ड को देखेंगे, चीजों को समझेंगे। मैंने यहां पर ये नाउन को अभी हमको पहचानना है, अभी मैं यहां पर ये नाउन को मिटा देता हूं, है ना। ये तो पता चल ही गया है कि चलिए बॉय भी यहां पर एक नाउन है और यहां पर भी बॉय बोलो क्या है, नाउन है। ये तो हमें पता चल ही गया है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है इसको हमें जानना है ना, जिसके चलते आप लोग बोर्ड को देखिएगा, समझिएगा।
देखिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, चीजों को समझेंगे। सेंटेंस के फर्स्ट में बोलिए कौन है, राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां पर लिख देंगे राम। तो चलिए मैंने लिख दिया राम, है ना। अब बताइए राम अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। मैं यहां पर एक इक्वल टू का साइन दिया। बाबू ध्यान दीजिएगा, वर्ब के बाद इसको पहचानना है तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे अ बॉय। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड को देखेंगे, मैंने लिखा अ बॉय, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहां पर एक बात को समझिएगा, लिखा हुआ है कि राम इज अ बॉय। अच्छा, राम इज अ बॉय, इसका मतलब क्या है कि राम एक लड़का है। राम इज अ बॉय मतलब राम एक लड़का है। इसका मतलब यह है कि जो राम है वही एक लड़का है, यानी कि जो एक लड़का है वही राम है। यानी कि यहां पर राम और बॉय ये दोनों सेम चीज हुआ, यानी कि राम एक लड़का है और यही लड़का राम है ना। यानी कि राम ही एक लड़का है, लड़का ही एक राम है। तो बताइए यहां पर राम और बॉय ये दोनों सेम चीज हुआ ना, यानी कि ये दोनों इक्वल टू हो गया ना, ये दोनों सेम है ना। तो जब सेम टू सेम, जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड अगर ये दोनों एक ही पर्सन हो, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड अगर सेम पर्सन हो, है ना, सेम पर्सन हो, और अगर ये एक नाउन हो, ध्यान दीजिएगा, सेम हो और अगर ये एक नाउन हो, तो याद रखिएगा ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है अगर सेम टू सेम हुआ तो बताइए ये दोनों सेम है ना, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहां पर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। दूसरा मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला सेंटेंस को देखते हैं ध्यान से। यहां पर इसको हमें जानना है कि ये है क्या। तो बताइए सबसे पहले राम है, तो चलिए मैंने यहां पर लिख दिया राम। ध्यान दीजिएगा, मैंने इक्वल टू का साइन दिया और यहां पर इसको हमें पहचानना है ना बॉय को, तो मैंने यहां पर लिख दिया चलिए अ बॉय। ध्यान दीजिएगा, अच्छा राम यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हमको पहचानना है तो मैंने यहां पर लिखा, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि राम इज बीटिंग अ बॉय। लिखा हुआ है कि राम इज बीटिंग अ बॉय, यानी कि राम एक लड़का को पीट रहा है। तो राम एक लड़का को पीट रहा है, यानी कि राम कोई दूसरा लड़का को पीट रहा है ना, राम कोई दूसरा लड़का को पीट रहा है। इसका मतलब जो राम है वो दूसरा कोई लड़का को पीट रहा है, यानी कि ये राम ये एक लड़का नहीं है। राम जो लड़का को पीट रहा है वो राम नहीं है, राम अपने आप को नहीं पीट रहा है, राम किसी दूसरा लड़का को पीट रहा है। तो ये दोनों सेम टू सेम नहीं हुआ ना। अगर ये सेम टू सेम नहीं है और अगर ये नाउन तो है ही, और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ही एक नाउन होता है, तो यहां पर अब ये काम किया ऑब्जेक्ट का। यहां पर भी एक नाउन ही है, यहां पर भी बॉय नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट और ये दोनों सेम टू सेम हो गया था, जिसके चलते ये ऑब्जेक्ट नहीं होकर ये कॉम्प्लीमेंट का काम किया। और ये दोनों अलग अलग है, जिसके चलते ये यहां पर बोलो क्या काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया। बोले क्लियर है। तो याद रखिएगा सेंटेंस में आने वाला नाउन कभी कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट की ही जगह पे कभी नाउन अगर आ जाए तो ये कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करके ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में बॉय हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो नीचे वाले सेंटेंस में ये जो बॉय है ये बोलिए क्या काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया, क्लियर है यहाँ पर। तो बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा एक सेंटेंस और देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा, बाबू ध्यान दीजिएगा, सब कोई बोर्ड को देखिए, चीजों को समझिए। अगर मैं आपके सामने यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम गेव मी अ पेन, थोड़ा चीजों को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए राम अपने आप में एक सब्जेक्ट है, गेव अपने आप में मेन वर्ब है। बोलिए क्यों है ये मेन वर्ब, क्योंकि गेव अपने आप में वर्ब टू है, गिव का वर्ब टू गेव होता है। तो बोलिए वर्ब टू मेन वर्ब भी हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हमारे सामने वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 आते हैं तो ये हमारा मेन वर्ब का काम करता है। हमारे सामने यहां पर आया मी, क्लियर है। यहां पर मी को तो हमको पहचानना है कि ये है क्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, लिखा हुआ है राम गेव मी, राम गेव मी, राम गेव मी। एक बात क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए अगर मैं यहां पर लिखता हूं राम, तो बोलिए राम अपने आप में सब्जेक्ट है, मैंने इक्वल टू लिखा मी। समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है राम गेव मी। अच्छा बताइए राम गेव मी, जो राम है वही मी है क्या, नहीं है। तो ये दोनों बोलिए सेम नहीं है, ये दोनों तो अलग अलग हुआ। तो अगर ये दोनों बाबू सेम नहीं हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गया, तो याद रखिएगा जब ये दोनों अलग अलग होना तो अलग अलग कंडीशन में ये बोलिए हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये दोनों इक्वल टू मैंने लिखा क्योंकि जो राम है वही लड़का है, और यहां पर ये दोनों इक्वल टू नहीं है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्लियर है। तो उसी तरह हमारा मी बोलिए यहां पर क्या काम किया, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर फिर से अगर कोई एक वर्ड आ जाए
ऑब्जेक्ट के बाद अगर फिर से कोई एक वर्ड आ जाए तो इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, चलिए बताते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो बोलिए ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी है, और मी अपने आप में यहां पर बोलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने इक्वल टू का साइन दिया, उसके बाद लिखा हुआ है अ पेन, तो मैंने यहां पर लिख दिया अ पेन। चलिए अ पेन लिख दिया। अब यहां पर एक बात को समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, तो मी और पेन ये दोनों सेम टू सेम है क्या? तो ये दोनों सेम टू सेम तो नहीं है, सेम टू, क्योंकि मी अलग है, पेन अलग है। जब ये दोनों सेम टू सेम नहीं है तो फिर से ये बोलिए यहां पर क्या काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया। याद रखिएगा, मैच नहीं करने पर ऑब्जेक्ट होता है, मैच कर जाने पर कॉम्प्लीमेंट होता है। बोले क्लियर यहां पर? तो ये दोनों मैच नहीं किया, जिसके चलते ये फिर से ऑब्जेक्ट हुआ। अब बोलिएगा सर क्या एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ सकता है? तो आपको नजर ही आ रहा है ना, एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट श्योर आ सकता है। बोलिए क्लियर? लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट में एक अंतर हो जाता है। चलिए इस अंतर के बारे में आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला बात, दिमाग में एक बात को आप सेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा बोलिए क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों के बारे में चलिए एक बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, और दिमाग में एक बात को सबसे पहले आप सेट कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा था, उस समय मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बातें करते हैं तो सब्जेक्ट अपने आप में तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन एक बात हमेशा माइंड पे सेट कर लीजिएगा कि जब हम लोग बातें करते हैं बाबू ऑब्जेक्ट के बारे में, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तीन होते हैं, ऑब्जेक्ट दो होते हैं। बोलिए क्लियर है? लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं जितने भी निर्जीव चीजें होती हैं, सारे निर्जीव ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा जितने भी सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं, सजीव चीजें होती हैं, सबको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर एक बात बताइए, मी के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो मी यानी कि मुझे, कोई एक आदमी है, मी मतलब एक आदमी है ना, कोई आदमी का बात हो रहा है। मी मैं, मुझे, एक आदमी का बात हो रहा है। तो जब ये आदमी है तो ये बाबू लिविंग थिंग हुआ है ना, लिविंग यानी कि सजीव हुआ। जब ये सजीव है तो बोलिए कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारा हो गया यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलिए बात पहले क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम यहां पर बातें करते हैं, बोलिए किसके बारे में, पेन के बारे में, तो पेन अपने आप में निर्जीव है यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं सबको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया? यानी कि एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ सकता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलिए बात क्लियर हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को यानी कि निर्जीव चीजें को। क्लियर है यहां तक? लेकिन याद रखिएगा अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव को। क्लियर है यहां तक? एक सेंटेंस चलिए और लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर हुआ ना? एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं बोलता हूं कि द टीचर, अगर मैं बोलता हूं द टीचर selected Ram a monitor। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द टीचर सेलेक्टेड राम अ मॉनिटर। बाबू ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा। अच्छा बताइए, द टीचर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सेलेक्टेड मेन वर्ब हुआ, क्योंकि सेलेक्ट का वर्ब टू सेलेक्टेड होता है, तो ये मेन वर्ब हुआ। अब यहां पर राम आ गया। चलिए राम को देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं द टीचर, है ना, मैं लिखता हूं द टीचर इक्वल टू, इसको पहचानना है ना राम को। चलिए मैंने यहां पर लिख दिया राम। चलिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अच्छा बताइए, टीचर अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, इस राम को हमें पहचानना है। तो बताइए यहां पर टीचर सेलेक्टेड राम यानी कि टीचर ने सेलेक्ट किया राम को, टीचर ने सेलेक्ट किया राम को, यानी कि टीचर अलग है और राम अलग है, ये दोनों तो अलग अलग चीजें हुई। लेकिन याद रखिएगा जब ये दोनों अलग अलग है यानी कि मैच नहीं किया, जब ये मैच नहीं करता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर राम बोलिए क्या काम किया,
ऑब्जेक्ट का। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया? अगर ये दोनों मैच कर जाता तो बोलो ये क्या होता? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है? एक बात मैं और बता दूं, थोड़ा सा ऊपर में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट हो, सब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो ये बीच में जो बाबू मेन वर्ब आता है ना, ये मेन वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। बोलिए क्या बोल सकते हैं? लिंकिंग वर्ब। चलो फिर से बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के बाद अगर कोई एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो मेन वर्ब आता है इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। बोलिए क्लियर है यहां तक? दूसरा मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि राम अपने आप में यहां पर काम किया ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? अब बताइए ऑब्जेक्ट के बाद एक फिर से एक वर्ड आया ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर फिर से कोई एक वर्ड आता है तो इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना यहां पर। चलो सबसे पहले हमको अब लिखना पड़ेगा राम को, क्योंकि राम यहां पर बोलिए क्या काम किया? ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे राम, और राम बोलिए यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन दिया और इसको पहचानना है तो इसको लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ है अ मॉनिटर। बोलो मैंने लिख दिया अ मॉनिटर। चलो देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राम अपने आप में बोलिए क्या काम किया? ऑब्जेक्ट का। चलो मॉनिटर को देखते हैं। अच्छा बताइए, टीचर ने सेलेक्ट किया, बोलो किसको? राम को एज अ मॉनिटर सेलेक्ट किया, यानी कि टीचर ने सेलेक्ट किया राम को मॉनिटर के रूप में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। तो बताइए ये राम और मॉनिटर ये दोनों सेम चीज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि राम ही तो मॉनिटर है, राम ही बोलिए क्या है? मॉनिटर है। तो बोलो ये दोनों सेम टू सेम चीज हो गया। तो यहां पर मॉनिटर बोलो क्या काम किया? कॉम्प्लीमेंट का। मैंने फिर से एक बात बता दूं, मैंने बोला था ना अगर सेम टू सेम हो जाता है तो यहां पर बोलिए ये क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इस सेंटेंस में जो मॉनिटर है बोलिए ये क्या काम किया? कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए तो ऊपर वाला रूल मैंने बोला था कि सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट के बाद बोलिए क्या आएगा? वर्ब। वर्ब के बाद बोलो क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद बोलो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। बोलो बात क्लियर हुआ? फिर से मैं एक बात आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइंड पे एक बात को पहले सेट कर लीजिएगा कि एक सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। इसी प्रेडिकेट के अंदर में हमारा वर्ब भी आ सकता है। बोलो क्लियर है ना? अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो अगर वर्ब भी आ सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे बोलो कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब ऑब्जेक्ट के बाद भी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों साथ में आ जाता है। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया? इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिए आप लोग। नोट कर लिए आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं सेंटेंस के काइंड्स को लेकर के, है ना? ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को सब देखिएगा। एक सेंटेंस होता है हमारे सामने जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव। एक होता है असर्टिव सेंटेंस। याद रखिएगा, अगर हम इस असर्टिव सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, है ना? ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। याद रखिएगा कि अफर्मेटिव हम लोग उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में सबसे पहले बोलिए क्या आएंगे? सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब और बोलिए लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। बोलो क्लियर यहां पर? चलिए फिर से बोलेंगे, अफर्मेटिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब, उसके बाद बोलिए क्या आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को आना जरूरी ही है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब ना आए, डायरेक्ट बोलिए क्या आ जाए? हमारा मेन वर्ब आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना आए, कॉम्प्लीमेंट आ जाए, या फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही ना आए। यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर आपको कोई भी वर्ब मिलता है तो समझ लीजिएगा ये हमारा बोलिए क्या है? अफर्मेटिव है। और दूसरा बात याद रखिएगा, अगर हम लोग इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहां पर हमारे सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग लिखेंगे बोलिए किसको? नॉट को। नॉट के बाद आ जाएगा मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद बोलिए क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। बोलिए ये बात पहले समझ में आया? क्लियर है यहां तक? चलिए फिर से बात करेंगे, समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा कि सब्जेक्ट के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो तो यह हमारा अफर्मेटिव होता है। और याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद अगर इसी ऑक्सिलरी वर्ब में अगर हम लोग नॉट को जोड़ दें तो यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर बाद, चीजों को पहले समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं
एक और सेंटेंस को लेके चले, अगर हम लोग बातें करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, है ना। अगर हम लोग बातें करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो एक हमारा होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है कंडीशनल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और याद रखिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, अगर हम लोग बातें करते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, ये दोनों कहां से आया, असर्टिव से। अगर हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस के इंग्लिश वाले सेंटेंस के लास्ट में बोलिए क्या रहता है, फुल स्टॉप रहता है। और इंटरोगेटिव के बारे में बातें करेंगे तो लास्ट में बोलिए क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी कि इसी क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम होता है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। दूसरा मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम सिंपल इंटरोगेटिव के बारे में बातें करेंगे तो सिंपल इंटरोगेटिव हम लोग उसे कहते हैं जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से हो, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बोलिए क्या आ जाए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाए मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद बोलिए क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। और लास्ट में बोलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बोलिए बात क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पहले सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो ये हमारा सिंपल इंटरोगेटिव कहलाता है। कंडीशनल को थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं, है ना। कंडीशनल इंटरोगेटिव हम लोग उसे कहते हैं, कंडीशनल इंटरोगेटिव हम लोग उसे कहते हैं जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हो। ये क्वेश्चन वर्ड समझते हैं आप लोग। क्वेश्चन वर्ड वही है जिसको आप लोग बचपन में WH वर्ड बोलते थे, है ना, याद रखिएगा। तो WH वर्ड को ही हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे होता है व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, उसी को हम लोग बोलते हैं बोलिए क्या, क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर हम लोग लिख दे बोलिए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बोलिए अगर हम लोग क्या लिख दें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हम लोग लिख दें मेन वर्ब, और लास्ट में बोलिए अगर हम लोग क्या लिख दें, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दें, तो याद रखिएगा ये हमारा कहलाता है कंडीशनल इंटरोगेटिव। क्लियर है। देखिए ये दोनों में बस सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। यहाँ पर देखिए होता क्या है ना कि सिंपल इंटरोगेटिव का जो रूल होता है, इसी सिंपल इंटरोगेटिव के रूल के फर्स्ट में अगर हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें, व्हाई, व्हेन, हाउ जोड़ दें, तो ये हमारा कंडीशनल इंटरोगेटिव बन जाता है। बोले क्लियर है यहाँ पर। चलो फिर से बोलेंगे, एक होता है सिंपल इंटरोगेटिव और दूसरा बोलिए क्या होता है, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए कुछ बातें करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबको बोर्ड को देख करके चीजों को क्लियर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, कि यू हैव, बोलो मैंने क्या बोला, यू हैव, फिर मैंने बोला कॉल्ड, मैंने एक सेंटेंस लिखा यू हैव कॉल्ड मी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात को समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने बोला यू हैव कॉल्ड मी। अब यहां पर एक बात बताइए, यू अपने आप में बोलिए सब्जेक्ट है, हैव अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है, कॉल्ड अपने आप में मेन वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ। बाबू ध्यान दीजिएगा, बताइए तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हो गया मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो बताइए ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलिए हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलिए बात पहले समझ में आ रहा है। इसी को अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद नॉट बोल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बोलिए क्या, यू हैव, फिर हम लोग लिख देंगे नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे कॉल्ड, फिर बोलिए क्या लिख देंगे, मी। यानी कि सबसे पहले यू अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, हैव अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मैंने सिर्फ नॉट जोड़ा, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा मेन वर्ब, फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। ओहो मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, सॉरी, फुल स्टॉप होगा। तो ये हमारा बन गया, बोलो कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। चलो फिर से बोलेंगे, ये हमारा अफर्मेटिव है, दूसरा बोलिए हमारे सामने क्या आया, नेगेटिव सेंटेंस आया। बोलिए बात पहले क्लियर हुआ। याद रखना है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर से एक बात को देखेंगे, अगर हम लोग को इस सेंटेंस को बनाना है सिंपल इंटरोगेटिव, तो सिंपल इंटरोगेटिव में क्या होता है ना कि ऑक्सिलरी वर्ब को फर्स्ट में लिखा जाता है। तो सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है, चलिए इसको हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं। तो हम लोग बोलिए सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैव, है ना, हैव के बाद लिखेंगे यू, यू सब्जेक्ट है, हैव यू सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब, तो बोलिए मेन वर्ब कौन है, कॉल्ड,
उसके बाद मैंने लिखा मी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिख दिया मेन वर्ब, उसके बाद मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बना, बोलिए क्या, सिंपल इंटरोगेटिव, है ना। बोलिए बात समझ में आया। माइंड पे सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर इसी सिंपल इंटरोगेटिव में अगर हमें नॉट जोड़ना, या सिंपल इंटरोगेटिव में अगर हम लोग नॉट को जोड़ना चाहें तो ये नॉट कहाँ लगेगा, ये मेन वर्ब के बाद आएगा या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा या सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो चलिए मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी सिंपल इंटरोगेटिव में अगर हम लोग नॉट जोड़ते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस को देख लीजिए। अगर इसी सिंपल इंटरोगेटिव में अगर हम नॉट को जोड़ना चाहेंगे तो सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, नाम हम लोग दे सकते हैं। अगर सिंपल इंटरोगेटिव में नॉट जोड़ना चाहें तो फिर मैं कंडीशनल इंटरोगेटिव का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे पहले इसको समझिए। अगर सिंपल इंटरोगेटिव में अगर हम नॉट को जोड़ना चाहेंगे तो हम लोग इसको सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं हमारा क्या रेडी होता है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरोगेटिव में बोलिए क्या आता है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आया हमारा, चलिए हैव हमारा यहाँ पर बना ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट है तो बोलिए सब्जेक्ट हमारे सामने कौन आया था, यू, तो बोलिए यू अपने आप में काम किया सब्जेक्ट का, है ना। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर क्लियर करेंगे बाबू, याद रखिएगा। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, यानी कि अगर सेंटेंस हमारा क्या हो, सॉरी गलती हो गया, सॉरी, अगर हमारा सेंटेंस अगर सिर्फ नेगेटिव हो तो याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बोलिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, नॉट जोड़ते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नॉट को जोड़ते हैं। लेकिन एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले को अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो याद रखिएगा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो उस कंडीशन में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है। क्लियर है यहाँ पर। अगर सिर्फ नेगेटिव है सेंटेंस, इंटरोगेटिव नहीं है, तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट जोड़ेंगे। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें नॉट जोड़ना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हैव के बाद में यू लिखूंगा, यू अपने आप में सब्जेक्ट है, उसके बाद बोलिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट, यानी कि हैव के बाद नॉट जोड़ देंगे। ऐसा बात नहीं कि जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको हैव के साथ नॉट नहीं लगाना है, फिर हैव और नॉट को दोनों को एकदम जोड़ के हैवंट करना पड़ेगा, तब जाके ये करेक्ट होगा। बोलिए क्लियर है ना। अलग से अगर आपको नॉट लिखना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को यहां पर लिखना होगा कॉल्ड, फिर मैं लिखूंगा मी। क्लियर है यहां पर। तो यहां पर हमारा कॉल्ड हो गया मेन वर्ब, उसके बाद ये बोलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बना, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। इसी में एक हमारा सेंटेंस होता है जिसको हम लोग, अच्छा अभी इसका एग्जांपल बाकी है कंडीशनल इंटरोगेटिव का। कंडीशनल इंटरोगेटिव का एग्जांपल हम लोग लिखेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। नोट कर लिए आप लोग, है ना। तो चलिए हम लोगों ने अभी एग्जांपल कहां तक देखा, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव तक। अब हम लोग का बारी है कंडीशनल इंटरोगेटिव का। तो कंडीशनल इंटरोगेटिव में सबसे पहले बोलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का। कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड को चलिए हम लोग रख देते हैं, चलिए वाई को रख देते हैं, सबसे अच्छा वाई को रख दिए। वाई को रखने के बाद बोलिए क्या बोला जा रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब। बोलिए सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, हैव है। तो चलिए हम लोगों ने बोलिए यहाँ पर क्या लिखा, हैव। उसके बाद बोलिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, चलिए हम लोगों ने यू को रख दिया। उसके बाद मेन वर्ब बोल रहा है, बोलिए मेन वर्ब तो कॉल्ड है, चलिए हम लोगों ने कॉल्ड लिखा। फिर ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो हम लोगों ने लिख दिया मी। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके बाद ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारे सामने आया मेन वर्ब, उसके बाद मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो सेंटेंस बना इसे हम लोग बोलेंगे कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोलिए बात पहले समझ में आया। फिर से आपके माइंड पे एक सवाल आता होगा कि सर इसमें नॉट जोड़ना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर इंटरोगेटिव, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको नॉट जोड़ना, अगर आप नॉट जोड़ना चाहेंगे तो याद रखिएगा नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखता है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, सिर्फ अगर नेगेटिव है, तो नॉट आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जोड़ेंगे। तो इसी सेंटेंस में अगर हमें नॉट जोड़ना है तो नॉट जोड़ेंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस बोलिए क्या रेडी होगा, सेंटेंस खाली नेगेटिव जोड़ देते हैं ना। ये सेंटेंस का नाम होगा कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बोलिए क्लियर है यहां तक। तो चलिए थोड़ा ध्यान देंगे, बोर्ड को देखेंगे, क्लियर करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले बोलिए क्या लिख देंगे, वाई। तो वाई अपने आप में क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद मैंने लिख दिया हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें नॉट मत जोड़िएगा।
नॉट सब्जेक्ट के बाद जोड़िएगा यहाँ पर, तो सब्जेक्ट के बाद बोलिए मैंने नॉट जोड़ दिया। उसके बाद कॉल्ड हमारा बोलिए यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा, फिर मी हमारा यहाँ पर बोलिए काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का। बोलिए बात पहले समझ में आया? तो ये हम लोगों ने अभी देखा है ना, ये हम लोगों ने देखा अभी हमारा सेंटेंस का जो टाइप्स है, सेंटेंस के जो काइंड्स है। अभी तक हम लोग अभी 2 ही सेंटेंस में गए हैं, एक असर्टिव में गए और दूसरा हम लोग इंटरोगेटिव में गए। तो असर्टिव 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। उसके बाद इंटरोगेटिव में 2 होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरोगेटिव, दूसरा होता है कंडीशनल इंटरोगेटिव। लेकिन उसमें हम लोग नॉट जोड़ जोड़ के 2 और रेडी कर दिया। बोलिए बात पहले समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो नोट कर लिए आप लोग, है ना? तो आज के लिए अब इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, है ना? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास सी यू अगेन, बाय बाय।